आओ बच्चे, हम तुम्हें सुनाते हैं एक कहानी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक दर्द भरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है 1757 ईस्वी से। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो हमको और स्वतंत्र कहे संसार। स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती, मानव हो या पशु, पर स्वतंत्रता की राह फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों से भरे होते हैं। हम 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीर से मुक्त जरूर हुए, परंतु हजारों लाखों भारतीय शहीदों के शहादत से, लाखों नैनिहालों की कुर्बानियों से पीड़ा, व्यथा और त्याग की अद्भुत कथा है हमारा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। 7 समंदर पार से आए मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत से व्यापार करने। पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग छोटे छोटे राजे रजवाड़े में बंटकर आपस में ही लड़ रहे हैं, उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर अपना राजनीतिक अस्तित्व भी बढ़ाने लगे। 23 जून 1757 पलासी का युद्ध। इस समय में व्यापार करने के लिए आए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वह लॉर्ड क्लाइव था, और उस समय में भारत का सबसे सर्वाधिक संपन्न राज्य था वह था बंगाल, और उसके नवाब थे सिराजुद्दौला। अंग्रेज़ बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसके पास उस समय में मात्र 3000 सेना थी, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी। वह कैसे लड़ता? कंपनी के कुशल नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसको मिला लिया, उसको प्रलोभन दिया कि हम तुमको नवाब बना देंगे। और उसमें में एक बहुत धनी मानी व्यक्ति थे जगत सेठ, उसको भी मिला लिया। वित्तीय पोषण जगत सेठ ने किया और उसके सेनापति मीर जाफ़र को मिला करके 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में उसको हरा दिया। और इस युद्ध के पीछे एक और भी कारण कहा जाता है इतिहास में कि उसमें में चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि बंगाल में अगर आधिपत्य कर लेते हैं तो भारत में अपना राज्य धीरे धीरे बढ़ा सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बिना सिराजुद्दौला से पूछे, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उनसे बिना पूछे कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी, किला बनाना शुरू किया, यानी कि किला फैक्ट्री कहते हैं उसको, फैक्ट्री बनाना शुरू किया। उससे क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने क्या किया, एक बहुत बड़ी घटना कर दी जिसे इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी। उन्होंने क्या किया कि 146 अंग्रेज़ों को पकड़कर एक अंधेरी कोठरी में, तंग कोठरी में बंद कर दिया, और कुछ दिनों के बाद भूखे प्यासे उन लोगों को जब खोला तो उसमें से मात्र 23 ही बचे हुए थे, बाकी सभी लोग मारे गए थे। तो इससे भी जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो बहुत क्रोधित हो गया था, और 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के युद्ध में उसने जो है सो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। और जैसा कि कहा था, उन्होंने प्रलोभन दिया था, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल तो बना दिया नवाब उस मीर जाफ़र को, लेकिन वो चाहता था कि उसके इशारे पर वह नाचे। तो वह तो ऐसा नहीं, उसने आनाकानी की कि मैं नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या किया, 1760 ईस्वी में क्या किया, उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को भी उसी तरह से चाहता था कि जैसा हम कहते हैं उसी तरह से टैक्स वसूलो, हमारे हिसाब से तुम चलो, क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ पर शासन करना तो था नहीं है। वहाँ तो उनका तो मकसद था यहाँ पर
अधिक से अधिक यहाँ के लोगों का शोषण करना, धन कमाना। तो लेकिन मीर कासिम को यह अच्छा नहीं लगा, वह कठपुतली बनना नहीं चाहता था। तो वह क्या किया, पहुँचा उस समय में जो उसमें जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उस शुजाउद्दौला के पास पहुंचा कि चलो भाई हम मिल करके हम अंग्रेज़ों का सामना करते हैं। और उस समय में मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट, तुम जानते हो कि भारत में बहुत दिनों तक शासन किया, बाबर से शुरू होकर के शाह आलम द्वितीय तक। तो शाह आलम द्वितीय उस समय में दिल्ली में जो सुल्तान, जो बादशाह थे, तो वही थे। तो मीर कासिम ने क्या किया, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट तीनों मिल करके एक संयुक्त सेना बनाई। और फिर जो है सो 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में अंग्रेज़ों की सेना से भिड़ गए। लेकिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे उसमें में हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो बहुत ही कुशल नेतृत्व करता थे। उन्होंने तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया और इस तरह से उन्होंने समझो कि बंगाल, अवध और दिल्ली तक, एक तरह से समझो बंगाल, उड़ीसा, ये सब जितने भी उत्तर भारत के लगभग जितने राज्य थे, सब पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित करके अपना राजनीतिक जो अस्तित्व थी, राजनीतिक जो सत्ता थी, उसकी नींव पूर्ण रूप से उन्होंने डाल दी। तो इस तरह से ये पलासी युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तरह से समझो अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव डाल दी और लोगों का शोषण करने लगे, तरह तरह के टैक्स वसूलने लगे। तो इनके विरोध में तरह तरह के कुछ छुटपुट आंदोलन शुरू हो गए। सबसे प्रथम विद्रोह जो हुआ वह हुआ सन्यासी विद्रोह, जो बिहार और बंगाल में उसका जो केंद्र था वह 1770 से 1771 के बीच में। यह सन्यासी विद्रोह की चर्चा जो आनंद मठ के जो रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका जो उपन्यास है आनंद मठ, वो आनंद मठ में इस बात की चर्चा की गई है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो हुआ था वह सन्यासी विद्रोह हुआ था और किस तरह से हुआ था, इसकी चर्चा उन्होंने की है। उसके बाद तो छिटपुट अनेक जगह विद्रोह होने लगे, जैसे कि बंगाल में जो है सो फकीर विद्रोह, तमिलनाडु में पालीगणों का विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध असम में पागलपंथी विद्रोह हुआ, अहोम विद्रोह हुआ, बिहार में बहावी आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा जो आदिवासी का भगवान कहा जाता है, बिरसा मुंडा आंदोलन किया, तीर धनुष लेकर ही अंग्रेजी सेना से भिड़ जाते थे। सिद्धू कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह हुआ, झारखंड में कोल विद्रोह हुआ, असम में खासी आंदोलन हुआ। तो ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये शुरुआती में आंदोलन सब हो रहे थे, लेकिन ये सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। उनके पास हथियार के नाम पर वही तीर धनुष, भाला, लाठी ये था। अंग्रेज़ों के पास तो तोप था, बंदूकें थी, तो कैसे जीते। और इन आपस में इन लोगों का कोई समन्वय भी नहीं था। तो फिर छिटपुट विद्रोह करने से कुछ हुआ नहीं, उन सबों का जो विरोध जो है सो टाँय फिर से हो गया। लेकिन यह तो शुरुआती आंदोलन था, विद्रोह था। इसकी नींव जब गई 1857 के सिपाही विद्रोह में। सिपाही विद्रोह एक तरह से बहुत बड़ा इतिहास में एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन था। वीर सावरकर इतिहासकार और उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे वीर सावरकर। उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक की संज्ञा दे डाली है। और सिपाही विद्रोह इसलिए कहते हैं कि वास्तव में इस विद्रोह की शुरुआत सिपाही से ही हुई थी। वो सिपाही कौन था? तो वह सिपाही था मंगल पांडे। हुआ यूँ कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे। तो उसमें हमें एक अफवाह फैल गई थी क्या कि बंदूक में जो हम कारतूस लगाते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। ये अफवाह कहो या सचमुच था भी, ये इस पर विवाद है।
वैसे अंग्रेज चाहते भी थे कि यहाँ के लोगों को धर्म भ्रष्ट करना। तो मंगल पांडे ने इसका, और उसे क्या था, लगाना होता था मुंह से काट करके। तो चूँकि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए मंगल पांडे ने उसको मुंह से काटने से विरोध कर दिया और बगावत की झंडा बुलंद किया। लेकिन यह चला नहीं। मंगल पांडे को पकड़ करके उसे फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी तो न दे दी गई, लेकिन ये जो सिपाही विद्रोह हुआ वह कुछ और जगह तक फैल गया। लगभग उत्तर भारत में पूरा यह फैल गया था। ये कानपुर में भी फैला, जहाँ नाना साहब और तात्या टोपे थे। उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरोध में उग्र आंदोलन करने लगे, उसके विरोध में उतर गए। और एक नाम सुने होंगे, बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी में लक्ष्मीबाई, ये लक्ष्मीबाई ये भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध में उतर गई। उसमें हमें डलहौजी ने एक नीति बनाया था, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, उसको हड़प की नीति। डलहौजी एक नीति बनाया, हड़प की नीति, कि जिसका कोई पुत्र नहीं हो उसका राज्य क्या करता था कि वह अपने राज्य में, अंग्रेजी राज्य में मिला लेता था। तो चूँकि लक्ष्मीबाई रानी झांसी की जो थी लक्ष्मीबाई, उनको कोई अपना पुत्र नहीं था, एक गोद ली हुई थी, इसलिए कहा कि आपको तो कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए आप अपने राज्य हमारे में मिला दीजिए, जिसका उन्होंने विरोध किया। उसी तरह से बिहार जगदीशपुर में एक थे जिनके बारे में तुम लोग जानते ही होंगे। उन्हें कहा जाता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो इतने उम्र के बावजूद भी वो जो अंग्रेज़ों से भिड़ गए, उनकी ज़मींदारी को वो छीन लेना चाहता था अंग्रेज़, तो वो उसमें भिड़ गए। लास्ट में वो गंगा नदी में कूद गए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, और उनके हाथ में गोली लगी, और फिर तलवार से उन्होंने अपने हाथ को, जहाँ पर गोली लगी थी उसको तलवार से उसको काट करके हटा दिया, गंगा में उन्हें प्रवाहित कर दिया। तो ये तीनों, नाना साहब तात्या टोपे कानपुर में, झांसी में लक्ष्मीबाई, और जगदीशपुर बिहार में वीर कुंवर सिंह, अंग्रेज़ों के विरुद्ध में उग्र आंदोलन करने लगे, उनका विरोध करने लगे, उनसे लड़ाई लड़ने लगे। और उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, वह था लॉर्ड कैनिंग। लेकिन चूंकि ये तीनों में आपस में कोई तालमेल था ही नहीं, ना ही कोई समन्वय थी, और न कोई अच्छे ढंग से कोई अस्त्र शस्त्र थे, और न कोई रणनीति थी, युद्ध रणनीति। लेकिन उस समय में जो लॉर्ड कैनिंग थे, उनके पास एक युद्ध की रणनीति थी। ठीक है, तो इस तरह से सिपाही विद्रोह जो हुआ सो अंत में होते होते समाप्त हो गया। उसका कोई असर, उतना असर नहीं हो पाया। लेकिन यह सिपाही विद्रोह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और उस समय में ब्रिटेन की जो महारानी थी वह विक्टोरिया थी, और ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे पामरस्टन थे। यह विद्रोह धीरे धीरे, चिंगारी तब तक तो दब गई, लेकिन बाद में आते आते ये एक ज्वाला के रूप में भड़क उठी। इसका लेकिन परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब तो धीरे धीरे हमारा लोग विरोध कर रहे हैं, अब तो हम, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर शासन करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हम तो व्यापार करने के लिए आए हुए थे, और उन्होंने तो बहुत बंगाल, बिहार, अवध, उड़ीसा, दिल्ली पर तक उन्होंने आधिपत्य कर लिया था। तो अब सोचा कि वैसे अब चलने वाला नहीं है, अब कंपनी यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकती है इस आंदोलन का। तो उन्होंने उस समय में ब्रिटिश की जो प्रधानमंत्री थी, क्राउन जिसको कहते हैं, ब्रिटिश क्राउन, वह थी विक्टोरिया। वो विक्टोरिया क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की खात्मा कर दी, और भारत का शासन जो था सीधे ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लिया। और उस समय में जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, मतलब हेड जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड कैनिंग, उसको ही अपना प्रतिनिधि के रूप में, यानी उसका वायसराय कहते थे, गवर्नर जनरल या वायसराय मतलब होता है प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी। और यह सब बात की उन्होंने एक वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून बना करके, जिस कानून का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1800
1858। तो पहला जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग बना, लॉर्ड कैनिंग, यही लॉर्ड कैनिंग बना। और इस तरह से अब सीधे ब्रिटेन से भारत में जो है सो शासन चलने लगा। ठीक है, लेकिन सिपाही विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन धीरे धीरे आग अभी भी सुलग रही थी और लोग चाहते थे कि एक ऐसा प्रतिनिधि हो कि जिसे हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सके, हम विरोध कर सकें, अपनी बात को हम मनवा सकें। उसी समय में क्या हुआ कि एक अंग्रेज़ था, A.O. ह्यूम अंग्रेज, और वो सोचा कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में एक कोई संगठन बनाए, जो किस तरह अगर कोई आंदोलन करता है तो एक सेफ्टी वॉल्व फट जाएगा और हमारा उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसे एक आरोप भी लगता है कि ये कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी अंग्रेज A.O. ह्यूम होने के कारण कहा जाता है, एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज़ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 लोगों ने उसमें शामिल हुए, और उसमें जो है सो वहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस कर सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कर सकते हो, तो उसमें 28 दिसंबर 1885 को उन्होंने उसकी स्थापना कर दी। इसके संस्थापक पूछा जाता है तो यही कहोगे कि A.O. ह्यूम अंग्रेज़ थे, और इसके जो अन्य संस्थापक में थे वह थे दादा भाई नेरोजी और दिनसा वाचा। तो देखो किस तरह से हो रहा है। देखो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इस तरह से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। अभी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वह चूँकि मुंबई में हुआ, इसकी अध्यक्षता उस समय में की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हमको संक्षेप में WC बनर्जी भी कहते हैं। यह भी तुम लोग जान लो कि उसके जो पहली महिला अध्यक्ष बनी वह बनी एनी बेसेंट, अंग्रेजी थी लेकिन एनी बेसेंट बनी पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्षा जो बनी वह थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ये सरोजनी नायडू, यह ठीक है, यह व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यह है एनी बेसेंट, और यह है सरोजनी नायडू। ये कांग्रेस के शुरुआती दौर के अध्यक्ष थे। पहला अध्यक्ष हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, अब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। ठीक है, अब कांग्रेस लोगों की प्रतिनिधि के रूप में उभर कर आ रहा था। उसी समय में उसमें जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल, वह थे लॉर्ड कर्जन। यह बात है 19 जुलाई 1905 की। अब हम पहुंचते हैं 1905। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई 28 दिसंबर 1885 को। अब हम पहुंचते हैं 19 जुलाई 1905 को। तो उसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। उनके द्वारा क्या किया कि उन्होंने जो बंगाल था उसमें बहुत बड़ा प्रांत, उसको क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहाना क्या बनाया कि वह चूँकि बड़ा प्रांत है उसमें प्रशासन की असुविधा होती है, इसलिए उसको हम 2 भाग में हम बांट देते हैं। लेकिन वास्तव में उनका यह उद्देश्य नहीं था। उनका जो लोगों ने कहा कि उनका उद्देश्य यह है कि उसमें बंगाल में जो साक्षर वर्ग की राजनीतिक आवाज़ थी उसको दबाना था और धार्मिक संघर्ष को बढ़ावा देना था। यानी एक जगह हिंदू रहेगा, एक जगह मुसलमान रहेगा, पूर्वी पश्चिमी भारत में बांट देते हैं, हिंदू मुसलमान को हम अलग अलग कर देते हैं। तो यह उन पर आरोप लगाया गया कि बंगाल का विभाजन उसने इसलिए किया, लेकिन यह बंगाल का विभाजन उन्होंने कर दिया
19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन जो तत्कालीन वायसराय थे उसके द्वारा। लेकिन लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया इसका कि हम नहीं होने देंगे, हम एक ही बंगाल के रूप में रहेंगे। अंत में विरोध से तंग आकर के 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को उसमें जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने क्या किया, पुनः क्या किया, उसको संगठित कर दिया, बंगाल को एक कर दिया। इतना तो जान गए। 1905 को बंगाल विभाजन किया वायसराय लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में, और अंत में आकर के 12 दिसंबर 1911 को फिर लॉर्ड हार्डिंग ने उसको पुनः जो है सो बंगाल के एक ही बंगाल के रूप में फिर से संगठित कर दिया। ठीक है। उसी समय में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कहानी का कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। उस समय में तो भारत में ही था, नहीं 1971 में ना बांग्लादेश बना, लेकिन उस समय में तो भारत में ही था। तो उस समय में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने आगा खां। ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो एकमात्र एक तरह से सर्वस्वीकार एक तरह से प्रतिनिधि था भारतीयों का अंग्रेज़ों के विरोध में, वो 1885 से तो काम कर रहा था, लेकिन 1907 में जब इसका सूरत अधिवेशन हुआ तो उस वक्त कांग्रेस में फूट हो गया। ये बहुत बड़ी घटना ही 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट, इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। ये दो दल में बट गया, एक बट गया नरम दल और दूसरा जिसको कहा गया गरम दल। नरम दल और गरम दल, नाम से स्पष्ट है कि एक नरम थे, एक थे गरम थे, उग्रवादी कह सकते उसे, अब उग्र विचार रखते थे। एक नरम दल थे। तो नरम दल की जो अध्यक्षता की उसमें हमें होते रास बिहारी घोष। ये रास बिहारी घोष यही हैं, उन्होंने नरम दल की अध्यक्षता की। और इसके अन्य समर्थक थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए मदन मोहन मालवीय, वो नरम दल के संस्थापक थे। रास बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, तीनों का नाम याद रखना है। ये लोग 3P पर काम करते थे, इसको 3P 3P कहते हैं। 3P का मतलब एक पहला P हो गया प्रे मतलब हो गया प्रार्थना, दूसरा P हो गया पेटिशन यानी आवेदन रिक्वेस्ट करना, तीसरा P हो गया प्रोसिक्यूशन यानी कि प्रदर्शन के द्वारा वो चाहते थे कि सरकार में शामिल होकर के हम इसका विरोध करें, कानून बना करके जो है सो अंग्रेज़ों का विरोध करें, हमें आज़ादी मिले, वो देश छोड़ दे, इस तरह से वो बात करते थे नरम दल वाले के लोग। लेकिन दूसरा दल जो था गरम दल, उसका नेतृत्व एक लाल बाल पाल, इतिहास में एक बहुत ही अच्छा तिकड़ी है लाल बाल पाल, इन्होंने किया गरम दल का नेतृत्व। लाल का मतलब हो गया कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। दूसरा थे बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरा थे पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, इसको नाम याद रखना, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तिलक तो इतने उग्र थे गरम दल के नेता, वो तो साफ कहते थे कि उनका जो नारा था बहुत प्रसिद्ध नारा है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और लाला लाजपत राय तो सीधे कहते थे कि अंग्रेज़ों वापस जाओ, तो साफ कहना था अंग्रेज़ों भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ पर, इतने उग्र थे। ठीक है। तो इस तरह से जो है कांग्रेस में 1907 में दो दलों में टूट गया, नरम दल गरम दल। और नरम दल का नेतृत्व तो जानते हो गोपाल कृष्ण गोखले मदन मोहन मालवीय किए, और गरम दल के जो थे सो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक थे। लाला लाजपत राय जो थे उसमें बहुत उग्र थे। 1900 साइमन कमीशन जब आया भारत में, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि भारत में एक साइमन कमीशन आया था
यहाँ कुछ कानून जो पहले बना था उसका कुछ जांच करने के लिए, उस साइमन कमीशन के विरोध में वो उतर गए, जम के प्रदर्शन करने लगे साइमन कमीशन के विरोध में। देखते हो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं लाला लाजपत राय। तो उसी से विरोध करने के समय में क्या हुआ कि 17 नवंबर 1928 ईस्वी को अंग्रेज़ सार्जेंट थे सैंडर्स, वो अंग्रेज़ सार्जेंट थे, उन्होंने क्या किया, लाठी की मार से लाला लाजपत राय को बहुत मार मारा। एक लाठी तो उनकी छाती पर ऐसे पड़ी कि वहीं पर बेहोश हो गए और 18 दिन तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, उठ नहीं सके। ठीक है, लेकिन अंत में होते होते जो है सो उन्होंने जो है सो 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु हो गई, लेकिन जाते जाते एक बात उन्होंने कह दिए। क्या कह दिए कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की प्रत्येक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील का काम करेगी, और कह के उनकी जान निकल गई 17 नवंबर 1928 को। लेकिन इससे क्षुब्ध होकर, इनसे क्रोधित होकर के इनकी मौत का बदला ठीक 1 महीना के बाद, 17 नवंबर 1928 को इनकी मौत हो गई, ये शहीद हो गए। लेकिन ठीक 1 महीना के बाद यानी कि 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को उनकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये मिल करके जो जिन्होंने लाठी से मारा था सैंडर्स, उसको गोली मार के बदला उसका ले लिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ये तीनों जाबाजों ने सैंडर्स को गोली मारकर ले लिया ठीक 1 महीना के बाद। उसी समय में 30 अप्रैल 1908 को एक कांड होगा जिसको मुजफ्फरपुर बम कांड भी कहते हैं, इसे अलीपुर षड्यंत्र भी कहा जाता है। हुआ यह कि एक नौजवान लड़का था, मात्र 18 साल का लड़का था वो, खुदीराम बोस, मात्र 18 साल का ही लड़का था वह। उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी पर जिसमें मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड थे, उनकी गाड़ी पर बम फेंका, पूरा गाड़ी को उड़ा दिया। किंग्सफोर्ड कहाँ गायब हो गए उस बम से पता नहीं चला। 11 अगस्त, ये 30 अप्रैल 1908 की घटना है, 30 अप्रैल 1908 की घटना है। इनको याद रखना डेट को, मुजफ्फरपुर का बम कांड 30 अप्रैल 1908 को दिया। लेकिन उसको फिर पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उसके 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया। जरा भी दया नहीं है अंग्रेज़ को, 18 साल किसी नौजवान को हम कैसे फांसी पर हम लटकाएं। इस तरह से खुदीराम बोस शहीद हो गए 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। उसके बाद 1 नवंबर 1913 को हम पहुंचते हैं। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका चले गए और कुछ भारतीयों के सहयोग से उन्होंने क्या किया, एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था गदर पार्टी। गदर 1 नवंबर 1913 ईस्वी को उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। कहाँ की? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जा कर के। और उसके जो पहला अध्यक्ष बने वह थे सोहन सिंह भाखना। यह लाला हरदयाल जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जा कर के गदर पार्टी की स्थापना की। अब आता है गांधी युग। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए और उसी समय से राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रादुर्भाव हो गया। एक बात और बता दें कि 24 मई 1893 ईस्वी को दादा अब्दुल्ला झावेरी के कानूनी मामले में वहाँ गए थे। वहाँ पर
वहाँ क्या था दक्षिण अफ्रीका में कि रंगभेद नीति था। रंगभेद नीति मतलब वहाँ दो प्रकार के नस्ल के लोग रहते थे, एक श्वेत एक अश्वेत, गोरा और काला जिसे कह सकते हो, श्वेत और अश्वेत। तो अश्वेत को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, उन्हें बहुत अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो ये दादा अब्दुल्ला झावेरी उसी केस था उनका रंगभेद नीति के खिलाफ। तो चूँकि गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे, तो उसकी वकालत करने वहाँ पर पहुँचे थे दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ उस मुकदमा में वो जीत कर आए थे। कब आए उन्होंने? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौट गए, क्योंकि वहाँ जीत कर आए थे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ कानून में, न्यायालय में। इसीलिए उनकी चर्चा तो थी ही। और जब 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए तो लोग गांधी जी को खोजने लगे कि अरे गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में भी केस जीत कर के आए हैं वहाँ पर। लेकिन इस दिन को, चूँकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसीलिए 9 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गांधी जी की चर्चा तो हर जगह हो रही थी, तो उनका पहला सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, वो चूँकि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह में विश्वास करते थे। उनका जो शस्त्र था एक समझो सत्याग्रह। हम सत्य के लिए हम कहेंगे, अपनी बात कहेंगे, यह सत्य है तो सत्य है, हम चाहे हमको मार दीजिए, लेकिन जो सत्य है उसको हम कहेंगे ही। इसको कहें सत्य का आग्रह करना, सत्याग्रह। उनका बहुत बड़ा हथियार था गांधी जी का, सत्याग्रह। तो ये उनका जो पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ वो 1917 में, ये याद रखें, 1917 में। और कहाँ पर हुआ? तो बिहार के चंपारण में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ। वहाँ पर एक क्या था कि एक 3 कठिया प्रणाली चलती थी। 3 कठिया प्रणाली मतलब हो गया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी 3/20, 3 कठिया माने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। तो उसमें नील की खेती करना होता था। यूरोपीय बागान मालिक जो थे वो यहाँ के किसानों को क्या कहते थे, मजबूरन उनको नील की खेती करना होता था। 20 भाग में 3 भाग, 3 कठिया पद्धति, इसलिए नाम 3 कठिया पद्धति। लेकिन नील की खेती से होता क्या था, एक बार जब नील की खेती कर लेते थे तो कई सालों तक उस पर और कोई दूसरा फसल नहीं उगता था, वो एक तरह से बंजर हो जाता था। तो किसान इसका विरोध करते थे कि नहीं, हम नील खेती नहीं उपजाएंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उसके लिए वो तरह तरह से उसे प्रताड़ित करता था। ये बहुत ही 3 कटिया प्रणाली, बहुत ही क्रूर कानून था वहाँ पर बिहार के चंपारण में। तो गांधी जी को उसमें एक किसान था राजकुमार शुक्ल, उनको पता चला कि गांधी जी आए हैं, और ये जो उनसे मिला और कहा कि आप वहाँ चलिए और इस 3 कठिया प्रणाली के विरोध में अपनी बात अंग्रेज़ों के सामने रखिए। तो वो गांधी जी वहाँ पर आए और उनका जो पहला सफल आंदोलन हुआ वही चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में ही हुआ, जिस चंपारण सत्याग्रह भी कह सकते हो उसे, या उसको नील आंदोलन भी कहा जाता है। चूँकि नील की खेती संबंधित था इसलिए उसको नील आंदोलन भी कहा जाता था। और यह आंदोलन चूँकि सफल हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, अंग्रेज़ों को यह कानून वापस लेना पड़ा, इसलिए अब तो गांधी जी तो सर्वस्वीकार्य नेता के रूप में चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी। ठीक उसी समय में एक और आंदोलन में कूद पड़े, वो था खेरा सत्याग्रह। ठीक 1 साल बाद 1918 ईस्वी में 11 मार्च 1918 को गुजरात के खेरा ज़िले में क्या था कि उसमें में वहाँ अकाल पड़ा हुआ था गुजरात के खेरा में, और प्लेग की महामारी से हजारों लोग जो है सो मारे गए थे। लेकिन उसमें जो सरकार की जो टैक्स वसूलने की जो नीति थी वो इतनी अत्यधिक थी, भूमि राजस्व, रेवेन्यू राजस्व, टैक्स इतनी थी कि वो उसको दे नहीं पा रहे थे। एक जो अकाल था, उपजा नहीं हो रहा था, दूसरा प्लेग की महामारी से बेचारे लोग त्रस्त थे, ऊपर से इतना ज़्यादा टैक्स देना
ये मुनासिब नहीं था। तो वहाँ गांधी जी वहाँ पहुँचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिल कर के खेरा आंदोलन, खेरा सत्याग्रह 1918 को उन्होंने सफल किया। वहाँ के टैक्स को कम किया गया और इस तरह से उन्होंने खेरा सत्याग्रह जब उनका सफल हो गया तो अब तो पूरे देश में गांधी जी की चर्चा होने लगी कि गांधी जी अब सब सर्व स्वीकार्य नेता के रूप में वे भारतीय राजनीति में उनका प्रादुर्भाव हो गया। तब जाके एक घटना घटी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, वह है रॉलेट एक्ट। उसमें में वायसराय जो था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड, देखो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन्होंने क्या किया कि 6 फरवरी 1919 को एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया। चूँकि उनको डर था कि कहीं इस तरह से आंदोलन न हो जाए और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम अब कानून चला करके हम सजा देंगे, तो ऐसा नहीं कि अचानक कि अब जब भी मन होगा तो किसी को पकड़ के जेल में ठूस दें। इस तरह से कानून किस तरह से बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून में क्या था कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा के ही जेल में डालने का और सज़ा देने का अधिकार दिया गया था। जिसको मन होगा, इस पर शंका हुआ यह जो है सो आंदोलनकारी है या हमारा विरोधी है, तो चलो इसे हम जेल में डाल दें बिना मुकदमा चलाए। गांधी जी इतना इससे माने क्रोधित थे, माने इतना इसको खराब मानते थे, उनको ब्लैक एक्ट कहा। गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को कहा ब्लैक एक्ट। लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस कानून को बना दिया था 6 फरवरी 1919 ईस्वी को, और इसी के तहत उन्होंने क्या किया, उसमें के 2 नेता थे, बड़े नेता, ये थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इस दोनों को उन्होंने इसी कानून के तहत उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी उन्होंने रॉलेट एक्ट के तहत किया, जो 6 फरवरी 1919 को पारित किया था। किसने? तो वहाँ के जो वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। अब इसके विरोध में क्या हुआ, जब सत्यपाल किचलू को और 2 नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका बहुत जगह विरोध होने लगा। तो उसी समय में एक बहुत बड़ी घटना घटी हमारे देश में। ये बहुत बड़ी दास्तान, दुख की दास्तान है, ये बहुत बड़ी कहानी है, दर्द की कहानी। वह कहानी है 13 अप्रैल 1919 की घटना। पंजाब में बैसाखी का दिन था। उस समय में पंजाब अमृतसर के एक बाग था, जालियांवाला बाग। उसमें वही डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित शांतिपूर्ण ढंग से निहत्थे लोग थे जो बैठक कर रहे थे। उस पर जनरल डायर वहाँ आया और आदेश दे दिया कि चलाओ गोली, और अंधाधुंध गोलियां की बौछार कर दी उस निहत्थे भीड़ पर। अब समझो क्या हुआ होगा। और उस बाग में ऐसी व्यवस्था थी कि आने और जाने का केवल एक ही गेट था, और उस गेट पर एक फौज की टुकड़ी लेकर के जनरल डायर आया और बिना कुछ कहे हुए ही गोलियों की बौछार कर दी। ऑफिशियली रिपोर्ट में तो उसमें हमें 379 लोग को कहा जाता है कि वही दम तोड़ दिए। वैसे कुछ ज़्यादा लोग ही मारे गए थे, यानी कांग्रेस के कुछ स्रोतों से पता चलता है कि 400 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन उसमें जो ऑफिशियल रिपोर्ट था उसमें कहा गया कि 379 लोग मारे गए, लेकिन सैकड़ों अपाहिज भी हो गए, आजन्म अपाहिज रहे, कभी भी ठीक भी नहीं हुए। और यह भारतीय इतिहास की एक बहुत ही कलंकित घटना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना घटी 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ? जालियांवाला बाग में। ये कहाँ है? पंजाब अमृतसर के में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी घटना हुई। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध हो गया। ये क्या घट गया? पूरा देश आक्रोशित हो गया। देखो किस तरह से इस जालियांवाला बाग में बैठा हुआ लोग, निहत्थे लोग बैठे हुए हैं, और जनरल डायर के नेतृत्व में फौज आए और दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब देखो भागे कहाँ से, ये कोई गेट ही नहीं था, एक ही गेट था जिसमें तो घेर रखा था फौज ने। कितने लोग मारे गए होंगे सोचो। बहुत ऊंची दीवारें थी, वहाँ बाउंड्री थे, उस पर भी लोग कूदे, बेचारे का टांग, किसी का हाथ,
उसी से टूट गया। और जो वह लोग गोलियों से का शिकार हो गए, बहुत से लोग गोलियों का शिकार, कितने लोग मारे गए थे, जब कहा 379 लोग ही कहा जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए होंगे। तो इस तरह से ये जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, एक कलंकित घटना है। देखो कैसे लोग रो रहे हैं इस तरह से, कितने देशवासी क्षुब्ध हो गए थे इस घटना से। और इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी के पास जो एक उपाधि दिया था अंग्रेज़ ने, केसर ए हिंद, उसको उन्होंने त्याग कर दिया, कि नहीं हम नहीं लेंगे, अब ऐसे नरसंहार करेंगे तो हमको नहीं चाहिए उपाधि। गांधी जी ने केसर ए हिंद उपाधि की, जो उपाधि था उन्हें केसर हिंद, उसको लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या किया, उनको एक उपाधि मिला हुआ था नाइटहुड, उनको उन्होंने वापस कर दिया। जमनालाल बजाज भी, उनको भी एक उपाधि मिला था राय बहादुर, इस उपाधि को उन्होंने त्याग दी। इतने दुखी हो गए लोग इस घटना से, जालियांवाला बाग हत्याकांड से। अब लोगों की दुख देख करके और लोगों का आक्रोश को समझ करके, भांप करके, इसका कोई उग्र प्रदर्शन न हो जाए, तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने सोचा कि चलो इसकी जांच के लिए हम एक कमेटी बना देते हैं और इसकी जांच करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने क्या किया, विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस कांड की जांच के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नाम था हंटर कमीशन। लेकिन हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया वह भारतीयों को एक तरह समझो कि जले पर नमक छिड़कने का काम किया। उन्होंने क्या किया कि उस कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया कि डायर तो निर्दोष है, उसे कोई दोष नहीं है, और उसको पुरस्कार भी दिया गया एक तरह समझो इंग्लैंड में, और उन्हें अपना देश वापस भी बुला लिया गया। इस तरह से हंटर कमीशन जो है सो जालियांवाला बाग का लिपापोती किसी तरह कर दिया, डायर को निर्दोष मान करके। उसे डायर को क्या किया कि चलो अब तुम वहाँ मत रहो, हमारे देश, अपना देश वापस लौट जाओ। उसके बाद पहुँचते 1919 से, उसमें में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1914 से 1918 तक जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि तुर्क साम्राज्य जो था वह टूट गया था, और वहाँ के जो खलीफा थे, इस्लाम के जो खलीफा थे, उसको सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ये इसका एक आंदोलन चला। मतलब वह खलीफा का जो पद था उसको कहा अंग्रेज़ हम नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि तुर्क साम्राज्य जो है तो प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, उसका साम्राज्य समाप्त हो गया था। तो कहा कि नहीं, हम खलीफा को हम नहीं मानेंगे। तो उसके विरुद्ध में 1919 से लेकर 1922 तक एक खिलाफ में, इसके विरोध में समझो, खिलाफत माने विरोध, खिलाफत आंदोलन चला, जिसके चलाने वाले जो थे दो, वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। प्रारंभ किया उन्होंने खिलाफत आंदोलन, कौन, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए, कि मुसलमान को एक सहयोग देने के लिए, एक समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया था। तो 19 अक्टूबर, और इसीलिए उसने क्या किया, 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में। अब शुरू होता है असली आंदोलन। इस कहानी का एक दूसरा दृश्य शुरू होता है असहयोग आंदोलन से। वह शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को यह प्रारंभ हो गया। यह कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में, 1 अगस्त 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसे गांधी जी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन चलाया गया। ये नागपुर अधिवेशन उसकी पुष्टि किया गया कि चलिए अब असहयोग आंदोलन चलाए, मतलब सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो शासन चलाने के यहीं के लोगों से शासन चलवाता था, यहीं के लोगों को फौज में भर्ती करता था, यहीं के लोग से काम करवाता था, उसका शोषण भी करता था। तो हम उसका सहयोग ही नहीं करेंगे तो शासन चलाएंगे कैसे। वास्तव उसका जो निहित उद्देश्य था यह था, हम असहयोग करेंगे, हम सहयोग ही नहीं करेंगे। तो इस आंदोलन का बहुत ही व्यापक असर पड़ा, असहयोग आंदोलन व्यापक, उसका जन समर्थन भी मिला। स्कूल, कॉलेज, कचहरी, दुकानें सभी बंद कर दिए गए लोगों ने। विदेशी वस्तुओं को तो जलाने लगा, बहिष्कार करने लगा असहयोग आंदोलन में। समझो कि
पूरा जन समर्थन इसको मिला असहयोग आंदोलन का। यह असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। इतने लोग इनका समर्थन करने लगे हैं कि अंग्रेज सोचा कि अब हम शासन चलाएंगे किससे, हम तो यहीं के लोगों से चलाते हैं ना शासन, अब यहाँ के लोग ही नहीं सहयोग करेंगे तो चलाएंगे कैसे। अब लोग लगा कि हाँ, अब हमको, अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अब कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। यहाँ के सभी लोग जाग चुके हैं और सभी लोग अब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कोई सहयोग करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। उस समय में एक ऐसी घटना घटी कि जब आज़ादी इतना सन्निकट आ चुका था, आशा की किरण पूरा धूमिल हो गई। वह घटना घटी चौरी चौरा कांड से। यह घटना है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर क्या किया, एक थाने में आग लगा दी। और उसमें क्या हुआ तो एक थानेदार 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई, जल गए वो लोग, एक थानेदार और 21 सिपाही। इससे जो है सो गांधी जी इस के पास जब यह समाचार पहुंची तो उन्होंने क्या किया, चूँकि वह अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा तनिक भी उनको बर्दाश्त नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को इसने इस घटना से दुखी होकर के इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय कर दिया। जब असहयोग आंदोलन इतने लोगों से फैल गया था, अंग्रेज़ को अब लगने लगा था कि हमको अब देश छोड़ना पड़ेगा, उस समय चौरी चौरा कांड ने जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, अब जब और उसे 11 फरवरी 1922 को जब गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब इस आंदोलन को हम बंद करते हैं, तो अब जो है इस घटना से इतने लोग दुखी हो गए, उनके इस निर्णय से इतने लोग दुखी हुए कि पूछो मत। कई बड़े बड़े नेताओं का जो अपमानजनक शब्द गांधी जी के विरोध में कहना लोगों ने कहा, और गांधी को सहना पड़ा। किसी ने तो कहा था ये सठिया गए हैं, अब ये किसी काम के लायक नहीं है, इनका नेतृत्व ही हटा दो, इस तरह की बात वो लोग करने लगे। लेकिन चूँकि वो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए चूँकि चौरी चौरा में ये घटना घटी, हिंसा की घटना घटी, इसलिए उन्होंने 11 फरवरी 1922 को जब उन्होंने इस घटना से दुखित होकर के इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखो किस तरह से जो है सो लोग एक थाने में ही आग लगा दी, और उसमें जो है सो जल के जो एक थानेदार था, 21 सिपाही मारे गए थे। लेकिन उन्होंने स्थगित तो कर दिया, और लोगों को गांधी जी से निराशा ही हाथ लगी। क्यों इस स्थिति में, जबकि हम आज़ादी पाने के निकट पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने क्यों इस असहयोग आंदोलन को बंद करवा दिया, क्यों ऐसा किया? इस प्रश्न अब लोगों का मूड देख करके अंग्रेज़ ने क्या किया, तो 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। सोचा कि अब गांधी जी के विरोध में सब है, गांधी जी के जो आंदोलन को ये रोक दिए हैं, तो इसका मौका उनको लग गया, उसको अंग्रेज़ को। उन्होंने क्या किया, 13 मार्च 1922 को पकड़ करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की कठोर सज़ा पर उन्हें रख दिया, जेल दे दिया उनको, 6 साल की कठोर सज़ा उनको दे दी। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका स्वास्थ्य चूँकि वहाँ धीरे धीरे गिरने लगा, इस कारण से क्या किया, उन्हें 5 फरवरी 1924 को ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया गांधी जी को। और इस घटना से इतने लोग दुखी हो गए कि असहयोग आंदोलन को क्यों गांधी जी ने वापस किया, चलने तो देते, अब अंग्रेज़ भागने ही वाला था। तो इस असहयोग आंदोलन के स्थगन से क्षुब्ध होकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किए कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी को एक स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसकी मांग थी कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिल करके उन्हें स्वराज पार्टी का गठन किया। कब किया? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। उस घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, उस घटना के बाद दुखित होकर के अपना जो एक दल बनाया, स्वराज दल। ठीक है। अब ये तो असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोगों के जेहन में जो चिंगारियाँ
भड़क रही थी, वह ज्वाला के रूप में बनकर कैसे फूट पड़ी, इसकी कहानी हम आपको दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के उसमें बहुत सारे घटना घटी, भारत छोड़ो आंदोलन भी जैसे बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, इसकी कहानी हम एक वीडियो में नहीं सुना पाएंगे। बस इतना है कि अगर वीडियो का हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इसे आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन में चूँकि किसी भी परीक्षा में, स्कूल की परीक्षा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछते ही हैं, और एक कहानी के रूप में हम आप लोगों को हम सुनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। या इस प्रयास के बारे में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए मैं आपको एक गाना गुनगुनाने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, यह कहते हुए कि हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।